हेलो। इस वीडियो में हम 20 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है वो है पैलेस्टीन स्टेट इज़ फाउंडेशन ऑफ रीजनल पीस। कि जो पैलेस्टीन स्टेट के रिगार्डिंग एक एनालिसिस है कि उसका जो सॉल्यूशन है वो वेस्ट एशिया में पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल में एनालाइज करेंगे व्हाई इज़ द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिनिंग पोलीगेमी अगेन। उसके बाद देखो इससे अगले आर्टिकल में नक्सलिज्म के रिगार्डिंग बता रखा है कि जो मार्च 2026 है वो इंडिया में नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने की डेडलाइन रखी गई थी, उसको अचीव कर लिया गया है। तो अब इसके बाद हमें जो डेवलपमेंटल कॉरिडोर है और कैसे जो नक्सलिस्ट अफेक्टेड एरियाज थे उनको डेवलप करना चाहिए उसके रिगार्डिंग एनालिसिस है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम जो आर्कटिक के रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स है, तो रिसर्च के अलावा भी कैसे इस रीजन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है तो उसको एनालाइज करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि कैसे जो न्यू ट्राइब्यूनल बिल है वो एक तरीके से सेंटर स्टेट के बीच में टसल का रीजन बना हुआ है। बेसिकली जो स्ट्रेन है वो सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में देखा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो पैलेस्टीन स्टेट के रिगार्डिंग दे रखा है कि देखो जो टू स्टेट सॉल्यूशन है वो बोला जा रहा है कि जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है उसका ओनली सॉल्यूशन है, क्योंकि एक स्टेट है इसराइल वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो दूसरा स्टेट है पैलेस्तीन वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखो जितने भी रीजनल वॉर हो रहे हैं, जैसे गाजा वॉर हो गया या ईरान इसराइल टेंशंस हो गई, हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर हouthi और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं इनको हम अनरिजोल्व पैलेस्टीनियन जो स्टेट है उससे अटैच करके देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मतलब इनका ओरिजिन है वो यही है कि पैलेस्टीनियन स्टेट की डिमांड चलती रहती है। अब ऐसे में जो रिजोल्यूशन यूएनएससी रिजोल्यूशन 2803 ये नवंबर 2025 में आया था, जिसमें एक बोर्ड ऑफ पीस इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें एक तो गाजा रीडेवलपमेंट इस पे फोकस किया गया, साथ ही जो पैलेस्टीन सेल्फ मतलब को कैसे एक स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए उसके रिगार्डिंग पाथवे सजेस्ट किया गया था। इसके बाद ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसकी अगर हम जड़ देखें तो वो है बाल्फोर डिक्लेरेशन। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन में एक तरीके से ये प्रोमिस किया गया था कि एक जूविश होमलैंड बनाया जाएगा इन अरब, और उसी से फिर आगे जाके इसराइल की मतलब इसराइल के लिए वो ग्राउंड वर्क बना। तो बोल रहे हैं कि इससे बिल्कुल इसमें बात करी गई थी कि भाई अरब के सिविल और रिलीजियस राइट इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन जो अल्टीमेटली अभी भी देखें तो वो एक तरीके से प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन गया है। अब देखो जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ईरान इसराइल हो गया या फिर हिजबुल्ला इसराइल जो हॉस्टिलिटी है, तो ये एक तरीके से हम देख सकते हैं शेयर्ड सपोर्ट की वजह से आ रहा है। ईरान क्या है, एक सिया स्टेट है, वहीं जो हिजबुल्ला है वो भी सिया स्टेट है, वहाँ भी सिया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोनों में क्या दिख रहा है कि भाई सिया सिया के वजह से ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसराइल का अपोज कर रहे हैं, और जो पैलेस्टीनियन कोज है उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि देखो हमास भी सुन्नी मूवमेंट है, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ पे सुन्नी मूवमेंट देखा जा रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी रिलीजियस मतलब डिफरेंसेस है स्टिल। मतलब जो हिजबुल्ला ईरान और जो हमास है वो मिलके इसराइल के अगेंस्ट है। इसके अलावा देखो जो अक्टूबर 7 को 2023 में अटैक किया था हमास ने इसराइल के ऊपर, तो उसके बाद इसराइल ने काफ़ी मतलब डिवास्टेटिंग जो इम्पैक्ट है वो गाज़ा स्ट्रिप पे डाले हैं। तो उससे जो गाज़ा स्ट्रिप की मतलब जो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का पूरा प्रोसेस था वो कई ईयर्स पीछे चला गया है। और ये भी देखा जा रहा है कि भाई बायलैटरल टॉक्स तो हो रही हैं, लेकिन बहुत बार जो पार्टीज होती हैं वो वीकर पार्टी होती हैं। इवन हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि ओस्लो अकॉर्ड 1993 में साइन हुआ था, उसको उसमें नॉर्वे ने एज ए ब्रोकर वाली भूमिका निभाई थी। अब ऐसे में जो एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पावर है वो है यूएस, जो मीडिएट कर सकता है, जो ऑनेस्ट ब्रोकर बन सकता है। लेकिन जो यूएस है वो भी अपने आप में क्या है, न्यूट्रल नहीं है, इसराइल की तरफ बाइस्ड है। इवन जो इसराइल के पीएम है उन्होंने बोला है कि भाई वो जो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड है उसके आइडिया को अपोज करते हैं, और उन्होंने जो ओस्लो अकॉर्ड है उसके भी अगेंस्ट वोट किया है। अब देखो जो यूएनएससी रिजोल्यूशन 2803 है जिसमें बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, उसमें बोला गया कि भाई गाजा रीडेवलपमेंट के साथ जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रिफॉर्म है उसके ऊपर फोकस किया जाए।
साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी बोला है कि उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है भाई पैलेस्टीनियन जो स्टेट है उसको रिकॉग्नाइज़ करना या उसकी तरफ काम करना ज़रूरी है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था 1993 में, जिसमें जो इसराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात हुई। उसके बाद जॉर्डन और इसराइल के बीच में पीस ट्रीटी हुई और इवेंचुअली अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए। इसके अलावा एक यूएन ने भी बीच में ट्राई किया है कि भाई पोटेंशियल ब्रोकर बन सके, लेकिन जो इसराइल है उन्होंने बोला कि जो यूएन सेक्रेटरी हैं वो मतलब उतने पार्शियल नहीं है या उनके साथ वो डील नहीं करेंगे। तो अब देखो ओवरऑल जो ऑथर का ओपिनियन है वो ये है कि भाई जो पैलेस्टीनियन स्टेट है उसके रिगार्डिंग एक स्ट्रक्चरल प्री कंडीशन है कि मतलब अगर उसको जो वायबल सॉल्यूशन पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए नहीं लाया जाएगा तो ये रीजनल पीस के लिए एक प्री कंडीशन है कि बिना इसके रीजनल पीस नहीं आ सकती। हिजबुल्ला और जो ईरान है उनके पास बिल्कुल हमेशा इसराइल के ऊपर हॉस्टिलिटी के लिए एक जस्टिफिकेशन रहेगा। तो अगर मान लो कि जो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो हिजबुल्ला के पास कोई रेशनल ही नहीं रहेगा जिससे वो आर्म्स पिक कर सके, और जो स्टेट ऑफ हरमुज जैसे सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट है वो भी थोड़े ईज होंगे। तो ऐसे में ऑथर बोल रहे हैं कि भाई दोनों ही साइड करेजियस लीडरशिप की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर नहीं होगा ऐसा तो वेस्ट एशिया में क्या होगा, हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी और जो रीजनल पीस है वो भी सिक्योर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो पोलीगेमी को फिर से एग्जामिन करने के बारे में सोच रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाली गई। तो उसमें बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है पोलीगेमी का अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। तो अब इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से रिस्पॉन्स मांगा है और बोला है कि आपको कुछ लेजिस्लेटिव स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए ताकि जो पोलीगेमी है उसको सब सिटीजन्स के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अबोलिश कर दिया जाए। अब देखो बीच में पेटिशन डाली गई थी 5 एक्टिविस्ट के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि जो पोलीगेमी है वो क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस। लेकिन हालांकि अभी ये क्या है नॉन मुस्लिम्स पे ही अप्लाई है जिसमें 7 साल तक की सज़ा होती है। तो इसको अभी जो मुस्लिम लॉज हैं उनके ऊपर इसका एप्लीकेशन देखा जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करी जा रही है सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है शरीयत या एप्लीकेशन एक्ट 1937 इसकी। तो इसमें जो पोलीगेमी है उसको परमिट किया गया है। तो इसमें चैलेंज किया जा रहा है कि जो ये आर्टिकल 14, 15 और 16 उसको वॉयलेट कर रहा है। अब देखो जो डिमांड क्या की जा रही है, डिमांड ये बोला जा रहा है कि एक तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो भी मुस्लिम मैरिज या डाइवोर्स है, ठीक है। साथ ही जो कुछ भी एनुलमेंट ऑफ एग्जाम्पशंस हैं वो भी ग्रांट होने चाहिए अंडर मुस्लिम लॉ। इसके साथ ही जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसका कोडिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो ये सर्टेन डिमांड्स हैं। अब देखो अगर इसको हम जो कुरान की पोजीशन से देखें तो जो सूरा निसा है वर्स है 3, सूरा निसा वर्स 3, तो वो 4 वाइफ्स तक परमिट करता है और बोलता है कि जो चारों वाइफ्स हैं उनको इक्वल कंप्लीटली इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो तो नियरली इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं कुरान में भी इस तरफ इंडिकेशन है कि भाई ये मोनोगेमी की साइड ही बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली मोनोगेमी ही होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा इशू अभी डिबेटेबल है कि उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। अब इसके अलावा हम जो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट केस देखें तो देखो सरला मुद्गल केस में क्या बोला था 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हिंदू मैन है वो इस्लाम में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकता कि भाई उसको रीमैरी करनी है और बिना फर्स्ट मैरिज को डिजोल्व करे। कई बार क्या होता है आदमी दोबारा दो मैरिज करने के लिए पहली मैरिज को बिना डिजोल्व करे सीधा मुस्लिम में कन्वर्ट करके फर्दर मैरिज कर लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अलाउड नहीं है। ऐसा ही लिली थॉमस केस 2000 में उसमें बोला गया कि भाई सेकंड मैरिज है वो विद मतलब कन्वर्जन के थ्रू करना ये इलीगल है और पनिशेबल है अंडर सेक्शन 494 आईपीसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोला है कन्वर्जन के टाइम क्या होना चाहिए। लेकिन देखो इसके अलावा इससे पहले भी जो वर्डिक्ट है वो पोलीगेमी और निकाह हलाला के ऊपर नहीं दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिफ़र कर दिया था। लेकिन जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उस पे अगस्त 2017 में वर्डिक्ट आया और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो
इससे पहले भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिए हैं। अब देखो जो मुस्लिम वुमन एक्ट 2019 था, उसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। और इसके अलावा हम देखें भाई, सेंटर जो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो सेंटर है उसको बोला है कि भाई आपको एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है ताकि जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं उनका कोडिफिकेशन किया जाए, जैसे जो मैरिज, डाइवोर्स और सक्सेशन से रिलेटेड, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी इसके साथ अलाइन किया जाए। साथ ही सेंटर को बोला है कि भाई जो यूनिफॉर्म क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पोलीगेमी, इसको भी आप एग्जामिन करो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो ये कहीं ना कहीं जो एक ब्रॉड यूसीसीपी की डिबेट है उसको अराउंड हम सोच सकते हैं कि मतलब देखा जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जो इंडिया में मैरिज है वो एक तरीके से आर्टिकल 25 और जो आर्टिकल 14 और 15 इसके इंटरसेक्शन पे कहीं ना कहीं लाई करते हैं ऐसे केसेस। तो उन सब की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। साथ ही हम जो ट्रिपल तलाक टाइप जो कोई रूलिंग है वो फिर से आ सकती है, तो ये क्या करेगा, जेंडर जस्टिस विद इन पर्सनल लॉ है उसको एडवांस करेगा। तो और फर्दर जो यूसीसी है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल वो नक्सलिज्म के रिगार्डिंग है। तो देखो 31 मार्च 2026 नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने की इंडिया में मतलब डेट रखी गई थी। तो अभी इंडिया को नक्सल फ्री इंडिया घोषित कर दिया गया है। तो इसमें जो सीआरपीएफ है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ऐसे में जो पीएम मोदी है उन्होंने बोला है कि भाई जो सीआरपीएफ का जो इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन है विद डेवलपमेंट, इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। अब देखो प्रीवियसली जो रेड कॉरिडोर्स थे जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनमें फॉरेस्ट थे, तो उनकी वजह से यहाँ पे पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल था। और उसकी और जो एम्बुस है या फिर आर्म्ड कैडर है, माओइस्ट कंट्रोल है, इनकी वजह से भी इनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब ये है कि भाई जो इंडिया को माओइस्ट फ्री घोषित कर दिया गया है, नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे में जो रेड कॉरिडोर है उसको कौन रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर मतलब जो गवर्नमेंट क्या करती है वो डिपेंड करेगा कि भाई ये जो गवर्नमेंट ने अचीव किया है उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो ऐसे में जो अमित शाह ने स्ट्रेटजी, 4 पिलर स्ट्रेटजी बताई है कि एक तो इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस वो किए जाने चाहिए, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, डिसरप्शन ऑफ माओइस्ट फाइनेंसिंग है उसको डिसरप्ट करो और रिहेबिलिटेशन पे काम करो, साथ ही जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको एक्सपांड करो। तो ये सब इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं जिनके ऊपर माओइस्ट एरिया में काम किया जा रहा है। तो देखो ओवरऑल हम देखें तो लगभग 408 न्यू सिक्योरिटी कैंप्स डेवलप किए गए हैं और 572 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन ये बनाए गए थे इन एलडब्ल्यू एरिया सिंस 2014। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ठीक ठाक काम हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखें तो भाई 12,000 किलोमीटर के आसपास रोड कंस्ट्रक्ट की गई है, 1800 बैंक ब्रांच खोली गई हैं, 1300 एटीएम खोले गए हैं और 6,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो हैं वो भी अफेक्टेड एरिया में बनाए गए हैं। अगर मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो वो लगभग सारे विलेज को कनेक्ट किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं ताकि जो ट्राइबल बच्चे हैं वहाँ जाके पढ़ सकें। आईटीआई और स्किल ट्रेनिंग है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा देखो जो सीआरपीएफ है उन्होंने स्पेशल कोबरा यूनिट एस्टेब्लिश करी थी और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसका भी मतलब उसके भी साथ भी काम किया। तो ऐसे में बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, ऑक्टोपस, डबल बुल और चक्रबंधु। तो इनसे जो माओइस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको डिसमेंटल किया गया। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट काम किया गया वो क्या था, सरेंडर पॉलिसी पे फोकस किया गया कि सरेंडर करोगे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, ट्रेनिंग और री इंटीग्रेशन सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो और जो फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो क्या था कि माओइस्ट का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसको डिसरप्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो उसको डिसरप्ट करके मतलब जो पूरा नेटवर्क है उसको डिसमेंटल किया गया। अब देखो बिल्कुल गर्ल्स को साइलेंट कर लिया है लेकिन ये फर्स्ट माइलस्टोन है। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे रोड, स्कूल, बिजनेसेस, लाइवलीहुड इनको इम्प्रूव कर सकें। तो जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए और उसी से मतलब पता चलेगा कि कितना हमने लॉन्ग लास्टिंग जो अचीवमेंट्स किए हैं। साथ में जो स्टेट की प्रेजेंस है वो इंस्टीट्यूशन और अपॉर्चुनिटी इस बात से डिफाइन होगी।
देखो जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें जो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग है। तो रिसेंटली क्या हुआ, पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी गई जिसमें इंडिया के आर्कटिक नैरेटिव नैरेटिव के बारे में बताया गया। तो इंडिया देखो एक मतलब फ्री ब्रिटिश डोमिनियन रहा है फॉर्मर। तो इंडिया और जो 1920 की सवालबार्ड ट्रीटी है तो उसका सिग्नेटरी है। तो ओरिजिनल 14 सिग्नेटरी थे, उनमें से इंडिया भी वन ऑफ देम है। तो ऐसे में इंडिया को क्या है, वीज़ा फ्री एक्सेस है कि जो सवालबार्ड है वहाँ जाके कमर्शियल वेंचर वगैरह परफॉर्म कर सकता है। तो इसके अलावा जो आर्कटिक में इंडिया की प्रेजेंस है वो एक हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है, वो भी बनाया गया है सावलबाद्री में, सावलबार्ड में। तो इंडिया वन ऑफ द टू डेवलपिंग नेशन है जहाँ जिसकी आर्कटिक में प्रेजेंस है। अब देखो आर्कटिक का सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया मॉनसून पे काफ़ी डिपेंडेंट रहता है और इंडिया के जो एग्रीकल्चर है वो 18% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और लगभग आधे परसेंट मतलब 50% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में जो 70% एनुअल रेनफॉल है वो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से आता है। और जो आर्कटिक सर्कुलेशन है या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसको आर्कटिक वार्मिंग चेंज कर सकती है। तो ये दिखा रहा है कि भाई आर्कटिक की जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। साथ में इंडिया में लगभग 25 करोड़ लोग हैं जो साउथ एशियन जो कोस्टल रीजन है वहाँ रहते हैं, तो वो वल्नरेबल हैं फ्लडिंग के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि आर्कटिक की वजह से जो सी लेवल राइज वो हो सकता है। ऐसे में अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो जो आर्कटिक स्टेट्स हैं उनमें इंडिया के सबसे क्लोज पार्टनर्स कौन से हैं, यूएसए और रसिया। हालांकि जो चाइना की प्रेजेंस है वो इंडिया के लिए एक राइवल की तरह इंडिया देख सकता है उसको। तो चाइना बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और शिपिंग इनमें इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि चाइना एक क्या है, एक्स्ट्रा रीजनल या नॉन आर्कटिक स्टेट है। अगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन भी देखें तो इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वहाँ 4 डिवीजन्स मिलके आर्कटिक के अफेयर्स देखते हैं। तो हालांकि इंडिया में क्या है कि आर्कटिक पॉलिसी आ गई थी 2022 में, लेकिन अभी भी कोई डेडिकेटेड सीनियर ऑफिशियल ऐसा नहीं है जो आर्कटिक अफेयर्स पे काम कर रहा हो। अगर हम फंडिंग की बात करें तो 2024-25 में केवल 17 करोड़ के आसपास फंडिंग आर्कटिक एक्टिविटीज़ को मिली है, जो अंटार्कटिक की कितनी है, 1/10 है। जो दिखा रहा है कि काफ़ी कम फंडिंग, डेडिकेटेड फंडिंग है। ऐसे ही कोई आइस क्लास रिसर्च वेसल भी नहीं है इंडिया के पास। तो इंडिया जनरली सवालबार्ड यहीं पर इंडिया की एक्टिविटीज़ कन्फाइंड रहती है और वहाँ भी हम जो फॉरेन चार्टेड वेसल्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब देखो किया क्या जाना चाहिए कि सबसे पहले तो इंडिया को क्या एक डेडिकेटेड पोलर रिसर्च वेसल ये एक्वायर करना चाहिए ताकि जो आर्कटिक में रिसर्च एक्टिविटी उसको ठीक किया जा सके। हालांकि 2014 में ये सैंक्शन हो चुका है जो इस डिकेड के मतलब 2030 के आसपास इंडिया को मिलेगा। और इसके अलावा इंडिया को एक होल ऑफ गवर्नमेंट आर्कटिक पॉलिसी है उस पर काम करना चाहिए और एक डेडिकेटेड सीनियर ऑफिशियल भी आर्कटिक पॉलिसी के लिए मतलब अलॉट करना चाहिए। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो चाइना ने एक सेकंड हैंड आइस ब्रेकर है वो यूक्रेन से लिया था और अब इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया है। साथ में बहुत सारे जो पोलर कैपेबल वेसल्स हैं वो बनाए हैं। और रसिया क्या कर रहा है, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बना रहा है। तो देख रहे हो कि बाकी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं और मतलब आर्कटिक पे फोकस कर रही हैं, तो इंडिया को भी करना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि आर्कटिक क्या है, मेजर पावर्स के लिए एक बैटलफील्ड की तरह हो गया है जहां मैरीटाइम एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज इनके लिए लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। और इंडिया के लिए केवल ये एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस नहीं है, आर्कटिक की जो इम्पोर्टेंस है वो मॉनसून पैटर्न, सी लेवल राइज इनको देख के भी है। तो काफ़ी मतलब स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। इसके अलावा जो आर्कटिक पॉलिसी आई थी 2022 उसमें बिल्कुल जो एक पॉलिसी में फ्रेमवर्क की बात हुई थी, लेकिन हमें उस फ्रेमवर्क को में जो कैपेबिलिटीज़ में उसको ट्रांसलेट करने के लिए फंडिंग, वेसल्स और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें ट्राइब्यूनल बिल 2026 के रिगार्डिंग बता रखा है कि पार्लियामेंट ने रिसेंटली ये बिल पास किया है और जो बहुत लंबे टाइम से एक टसल देखा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में, तो उसको कहीं ना कहीं रिजोल्व किया है। तो फाइनेंस एक्ट 2017 में क्या देखा गया है कि जो सेंटर है उसको पावर दे दी गई कि वो ट्राइब्यूनल रूल्स बना सकते हैं। तो उसको उसको फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला कि ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन कर रहा है।
उसके बाद सेंटर ने 2020 में फिर से नए रूल बनाए, तो उस रूल्स में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ मॉडिफिकेशन बोले कि भाई 5 ईयर टेन्योर होना चाहिए, मिनिमम एज 50 होनी चाहिए, या जो सिलेक्शन कमेटी है वो दो नाम्स को रिकमेंड करे, तो ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन बताए थे। लेकिन अभी नया बिल लाया गया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को ना मानते हुए सेंटर ने 2021 में एक ऑर्डिनेंस एक्ट पास किया और बोला कि भाई 4 साल का टेन्योर ले आएंगे और 50 साल मिनिमम एज भी मान ली, और दो टू नेम पैनल, ये गवर्नमेंट सिलेक्शन के लिए बोला। तो इसको भी फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये भी आर्बिट्रेरी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 इसको इनेक्ट किया। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये क्या है, इम्परमिसिबल लेजिस्लेटिव ओवरराइड है। और जो कोर्ट ने बोला कि जो 4 ईयर टेन्योर है ये एंटी मेरिट है और ये जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस है उसको उससे इंटरफेरेंस करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो पैनल ऑफ टू नेम्स है वो गवर्नमेंट को एक अनड्यू डिस्क्रिशन देता है इन अपॉइंटमेंट्स। और ये दोहराया है कि जो नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन है उसको बनाया जाना चाहिए, और सेंटर को डायरेक्ट किया है कि भाई 4 मंथ के अंदर तुम एनटीसी बनाओ। तो अभी जो नया बिल है 2026 के बिल में, उसमें जो नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन है वो बनाया गया है। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करेगी। इसके अलावा जो ट्राइब्यूनल परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी और कंप्लेंट्स को ओवरसी करेगी, और एक नेशनल ट्राइब्यूनल डेटा ग्रिड इसको मेंटेन करेगी। और जो नया सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो जुडिशियल मेंबर है उसको हेड करेंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। तो इसके अलावा इसमें कौन इंक्लूड होगा, तो सर्च कम जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी है, टेक्निकल मेंबर होगा एक, और एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो ये बताएंगे कि भाई अल्टीमेटली किसको सेलेक्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको 3 मंथ में अपॉइंट करना होगा जैसे रिकमेंडेशन मिलेगी सर्च कमेटी से। और अगर टेन्योर एज की बात करें तो 5 ईयर है वो टेन्योर कर दिया गया है, और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है इस केस में। साथ ही जो मैक्सिमम एज है उसको 70 रखा गया है फॉर चेयरमैन, और जो मेंबर्स हैं उनके लिए 67 ईयर्स। तो देखो ये जो बिल है इसने जो सेंट्रल स्टेट फ्रिक्शन है वो ख़त्म कर दिया है, और इंडिपेंडेंट एनटीसी ले आए हैं ये लोग। तो लेकिन जो सेंटर का रोल है उसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया है। सेंटर क्या कर सकता है, अभी जो कमीशन का चेयरमैन है और मेंबर है उसको सीजीआई से कंसल्ट करके अपॉइंट कर सकता है। साथ ही जो सेक्रेटरी है वो भी प्रोवाइड करेगा, और जो रूल मेकिंग पावर है और फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वो भी किसके पास है, सेंटर के पास ही है। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस है इंडिया में वो बैलेंस की जाती है। और जो पूरा केस है वो इसका भी एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट टू ओवरराइड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उसको भी लिमिट किया जा सकता है। सो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।